स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एडीएएस का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो है अग्रीगेट डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट, अग्रीगेट सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट, स्केड्यूल पढ़ लिया हमने, डायग्राम हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद एएस का डायग्राम कैसे बनता है, वाई एएस इज 45 डिग्री लाइन, ये सब कुछ हम लोगों ने कर लिया। आज से हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आप जितना आगे चलते जा रहे हो पुरानी चीज़ों को रिटेन करके चलना, पुरानी चीज़ों को अच्छे से लर्न करके देन आगे बढ़ना। विदाउट उसके आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं, सब कुछ भूल जाओगे। एडीएएस पार्ट नंबर 3, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम। अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा मैं क्यों कहता हूं आउटपुट स्लैश इनकम। आउटपुट को मैं कहता हूं एएस, इनकम कहता हूं वाई, और एएस वाई के बराबर है तो या तो एएस कह लो या आप वाई कह लो। क्लास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को स्टडी करने के दो अप्रोच हैं। कितने अप्रोच हैं? दो अप्रोच। पहला अप्रोच है एडी एएस अप्रोच, दूसरा अप्रोच है एस आई यानी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। मैं एक बात और बता दूं, जब भी मैं कहता हूं सेविंग्स, इट इज़ नॉट एक्चुअल सेविंग्स, इट इज़ डिजायर्ड सेविंग्स। इकोनॉमी में कितनी सेविंग्स होने की उम्मीद है, ये वो सेविंग्स है। जब भी मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट, ये एक्चुअल नहीं है, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। और हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में आई को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं, ठीक है। तो एडीएस अप्रोच और एस आई अप्रोच, दो अप्रोच है, दो नज़रिया है, दो तरीका है इक्विलिब्रियम को स्टडी करने का। फर्स्ट वन इज एडीएएस अप्रोच, अनदर इज एस आई अप्रोच। सो अंडर एडीएएस अप्रोच से कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तभी आएगी जब एडीएएस के बराबर होगा। An economy is in equilibrium at a point where aggregate demand is equal to aggregate supply। तो ADAS अप्रोच में कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आता है? जब ADAS के बराबर होता है। अंडर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम when savings is equal to investment। तो ऐसा ही अप्रोच में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तभी आती है जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, और एडीएएस अप्रोच में इकोनॉमी तब इक्विलिब्रियम में आती है जब एडीएएस के बराबर हो। अच्छा, वैसे लॉजिकली देखा जाए, अगर एडीएएस के बराबर है तो ऑब्वियसली एस भी आई के बराबर होगा ही होगा। कैसे? देखो, एडी अगर एएस के बराबर है तो एडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई। एएस का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस एस। सी सी दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। आई इक्वल टू एस यानी कि एस इक्वल टू आई। तो यानी कि अगर एडी एएस के बराबर है तो ऑब्वियसली एस भी आई के बराबर होगा। खैर, ये तो हमने बात करी मीनिंग की, एडीएस अप्रोच और एसआई अप्रोच, ये तो हमने मीनिंग की बात कर ली। अब हम बात करेंगे क्लास इसके स्केड्यूल की, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन की। तो ध्यान से अच्छे से क्लास जरा समझो। Under ADAS approach, economy is in equilibrium when achieve when aggregate demand is equal to aggregate supply। सिंपल सीधी बात, इकोनॉमी तब इक्विलिब्रियम में आएगी जब ADAS के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, इकोनॉमी तब इक्विलिब्रियम में आएगी वेयर AD इज इक्वल टू AS, राइट। स्केड्यूल की बात करें तो ये है क्लास AD और ये है AS और ये है क्लास Y। आप चाहो तो C और I और S डिटेल में ना बना के सीधा सीधा क्लास AD और AS बना सकते हो, और जहाँ पर AD AS दोनों आपस में बराबर है वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम है, राइट। डायग्राम देखो, इक्विलिब्रियम कितना सिंपल है। तो ये है क्लास आपका AS, ये है Y एक्सिस, X एक्सिस, नीचे लेवल ऑफ इनकम कहो, Y लिखा है लेवल ऑफ इनकम, ये है ADAS। AS 45 डिग्री से बनता है, तुमको पता है, AD थोड़ा ऐसे ऊपर से बनेगा। जहाँ पर ADAS आपस में बराबर है, ध्यान रखना, ये ब्रेक इवन नहीं है। ब्रेक इवन में YC के बराबर होता था, ADAS में ADAS के बराबर होगा, राइट। यानी कि Y AD के बराबर है तब इक्विलिब्रियम, YC के बराबर नहीं है AD यहाँ पे। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम या फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। ये है डायग्राम पूरा का पूरा ADAS अप्रोच का, वेयर AD इज इक्वल टू AS। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं तुम्हें फिर से एक पर्टिकुलर स्केड्यूल और डायग्राम बना के देता हूँ ADAS अप्रोच का, ताकि तुम्हें
अच्छे से समझ आ जाए और कोई डाउट कोई दिक्कत तुम्हारे मन में ना बचे, ठीक है। क्योंकि स्केड्यूल और डायग्राम ऐसी चीज़ होती है ना जो रटने की चीज़ नहीं होती, जो प्योरली समझने की चीज़ होती है। तो अगर आप उसको समझोगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा आपको, फिर आप रट्टा मारोगे कि भाई कैसे बना कैसे बना। तो ये आपको कैसे बना आप पता चल जाएगा, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो उसका डायग्राम बना लेते हैं, ये, ठीक है। ये हो गया एक्स ज़ीरो, वाई वाई डैश एक्स डैश, ठीक है। ए एस आप सबको पता है 45 डिग्री से बनता है ए एस, तो 45 डिग्री का नाप लेते हैं। आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जामिनेशन में, ऐसा बीचों बीच स्केल से बना देना, ठीक है। ये हो गया ए एस को हम वाई बोलते हैं। फिर हमें ए डी बनाना है, तो ए डी तो तुमको पता ही था कैसे बनाना था, ये ए डी है, ठीक है। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है वेयर ए डी इज इक्वल टू ए एस। जहाँ ए डी ए एस के बराबर है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे लिखोगे ए डी ए एस, यहाँ पे आएगा लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट, लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट। वाई लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ई, इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे ए डी ए एस के बराबर है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों कहते हैं क्लास, क्योंकि डिमांड सप्लाई के बराबर है, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। और इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। बनाओ जरूर, देखो देखने से नहीं आएगा, पानी को देखने से तैरना नहीं सीखोगे, डुबकी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी क्लास आपको कॉपी पेन पे बनाना पड़ेगा तभी समझ आएगा। तो ये हो गया क्लास फुल इक्विलिब्रियम। अगर मैं डायग्राम के साथ साथ वो बनाऊँ स्केड्यूल, तो देखो कितना आसान स्केड्यूल है। वाई है, ये ए डी है, ये ए एस है। तो वाई को हम ले लेते हैं 100, 200, 300, 400 और 500, ठीक है। तो तुम सबको पता है कि ए एस भी वही होगा, ए एस वाई के बराबर होता है, पता है कि नहीं पता, है ना। ये देखो इतना तुमने बना लिया। तो तुम कभी भी ए डी ए एस का स्केड्यूल बनाओगे तो ये तो तुम आराम से कर लोगे, यहाँ तक तो तुम्हें कोई दिक्कत कोई टेंशन है ही नहीं। अब बात करते हैं ए एस की, तो सुनो ध्यान से, इसको देख के तुम कैसे बनाओगे। शुरू में ए एस ज़्यादा है, ए एस ज़्यादा है, ज़्यादा है, नहीं सॉरी ए डी ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, फिर ए डी ए एस के बराबर है, फिर ए एस ज़्यादा है, ए एस ज़्यादा है। मेरी बात समझ रहे हो। शुरू में देखो यहाँ पे ए डी ज़्यादा है, फिर ए डी एस के बराबर, फिर ए एस ज़्यादा और ए डी कम। तो शुरू में हमें क्या करना है, ए डी को ज़्यादा रखना है। लाइक हमें रखना है क्लास 60, है ना, 120, हमें ज़्यादा रखना है शुरू में, ठीक है। फिर आएगा क्लास यहाँ पे 60, 120, 150, फिर यहाँ रख दो 300, ठीक है, या 180 ले लो। चलो 60 हो गया, 60 के बाद आप ले लो 110, 110 के बाद ले लो 150, ठीक है। फिर 300, फिर लिख लो आप 300 हो गया, 330 और फिर है 350, ऐसा कर लो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है, एडी 60, 110, 150, 300, 300, 300, हाँ एडी कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। और एक जगह पे एडी एएस के बराबर भी आ गया, है ना। एक जगह ऐसा घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे कि हमें अपने आप कैसे बनाना है स्केड्यूल। शुरू एडी बढ़ता चला जा रहा है ना, और एएस भी बढ़ता चला जा रहा है, एक जगह एडी एएस के बराबर है, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ना 110 है ना, 150 की जगह ना 210 करो या 220 कर लो, 220 करो, ठीक है। 220, फिर 300 हो गया, फिर 330 हो गया, फिर 350। अच्छा अगर तुम यहाँ पे ये जो एरिया देखोगे, यहाँ पे 220 क्यों करा मैंने, इसको बोलते हैं एक्सिस डिमांड। क्या बोलते हैं, एक्सिस डिमांड। क्योंकि आप देखोगे ना शुरू में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, कंपेयर करो 100 से ज़्यादा 110, 200 से ज़्यादा 220, शुरू में ज़्यादा है। फिर ये बराबर है इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे देखो 400 से कम 330, 500 से कम 350, इसको बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड। तो जब भी तुम स्केड्यूल बनाओगे तो पहले इसको सेम बना देना, फिर एडी को बढ़ाते रहना, लेकिन ऐसा बढ़ेगा कि शुरू में यहाँ पे एएस से ज़्यादा है, फिर ये बराबर है, और फिर एएस से कम है। तो आप नंबर कोई भी ले सकते हो, मैं तो सारे बच्चों से कहता हूँ यही 100-200 वाला याद कर लो कि अच्छा रहेगा। कोई और अटपटा नंबर लोगे ना तो तुमको ही दिक्कत होगी समझने में। कंप्लीट एडीएएस अप्रोच, बताओ मज़ा आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। तुम्हें स्कूल में, ट्यूशन में, जहाँ भी तुम पैसे देके पढ़ रहे हो उससे कंपेयर करना, तुम्हें बहुत बेहतरीन समझ आएगा और अच्छे से समझ आएगा। पूरा का पूरा यूनिट 12 नंबर तुम्हें दे देना है। मैं बता रहा हूँ आपको A to Z पॉइंट्स, हर एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से। वीडियो लंबी बने मुझे कोई मतलब नहीं, बस तुम्हें अच्छे से समझ आना चाहिए ताकि तुम किसी और को समझा दो, ठीक है। नेक्स्ट एडीएस अप्रोच हो गया। अच्छा अब सुनो, जैसे मैंने कहा कि एडी अगर एएस के बराबर है, अब ये थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है।
व्हाट हैपन इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस? अगर एडी एएस से ज्यादा होगा तो क्या होगा? बेटा सुनो, अगर डिमांड ज्यादा है, एडी अगर ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या करोगे तुम? प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। भाई एसी वाला गर्मी में ज़्यादा एसी बनाता है, गीज़र वाला सर्दी में ज़्यादा गीज़र बनाता है, समझ रहे हो? तो अगर लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रोडक्शन को बढ़ा दो। अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ एडी इज लेस देन एएस? डिमांड ही नहीं कर रहे लोग, तुम सप्लाई करे जा रहे हो, तो क्या करोगे? प्रोडक्शन में कटौती कर दोगे। इतनी सी बात है, इसी को लिख रखा है लैंग्वेज में। When AD is greater than AS, flow of goods and services in economy tends to be less than their demand. AD ज़्यादा है मतलब डिमांड ज़्यादा है, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? लेस है। प्रोड्यूसर नीड्स टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए। क्यों? सारा का सारा एग्जिस्टिंग स्टॉक बिक गया और प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है, अनफुलफिल्ड डिमांड। मेरा सारा माल बिक गया, ग्राहक आ रहा है वापस जा रहा है क्योंकि मेरा माल ही नहीं बचा, तो ग्राहक किसी और का माल खरीदेगा। मतलब ग्राहक आया मेरे पास था, माल किसी और का लेके गया, तो अल्टीमेटली मेरा नुकसान ही तो है ना? तो ये 3 पॉइंट है। और अगर एएस ज़्यादा है, एडी कम है ना, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन में कटौती करेंगे। व्हेन एएस इज मोर देन एडी, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सीड्स देन देयर डिमांड। तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो मतलब एएस ज़्यादा है उसकी डिमांड से, जिसकी वजह से कुछ माल जो है तुम्हारा बिकेगा नहीं। तो उस अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर प्लान करेगा कटौती करने के लिए, कट इन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से एएस रिड्यूस हो जाएगा और फिर एडी के बराबर हो जाएगा, राइट? एएस विल रिड्यूस देन इक्वल टू एडी। तो ये हो गया क्लास आपका एडी एएस अप्रोच पूरी तरीके से और बेहतरीन तरीके से। डायग्राम बनाना, हर एक पॉइंट को अच्छे से लिखना। नाउ एस आई अप्रोच, तो एस आई मतलब जहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर होंगे उसको बोलते हैं एस आई अप्रोच। ऑब्वियसली अगर ए डी ए एस के बराबर है तो सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। इन्वेस्टमेंट ये रहा कांस्टेंट होता है क्योंकि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, हमको पता है। और ये बन गया क्लास आपका सेविंग्स, जहाँ एस आई के बराबर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसको फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम बोलते हैं, इसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, डन। ये ऐसा ही है, ये सेविंग्स पहले माइनस फिर जीरो फिर प्लस, और ये लेवल ऑफ आउटपुट, ये लेवल ऑफ इनकम है। आई क्लास बात समझ? ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। इन सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आएगा व्हेन सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बार बार बोला है, जब भी मैं बोलता हूँ सेविंग्स तो वो एक्चुअल सेविंग्स नहीं है, वो प्लान सेविंग्स है। और जब भी मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट्स तो वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो प्लान इन्वेस्टमेंट है। तो वेयर एस इक्वल टू आई, तो आपको पता है सेविंग्स पहले नेगेटिव है, फिर जीरो है, फिर पॉजिटिव है, और आई कांस्टेंट है 10 10 10। तो जहाँ पे ये क्लास आप देखोगे एस आई के बराबर है, एस को देखो आई को देखो, एस आई जहाँ बराबर है वो इक्विलिब्रियम है। तो पॉइंट ई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर एस इक्वल टू आई, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम 200। तो जब इकोनॉमी 200 कमाएगा तब एस किसके बराबर होगा? आई के बराबर होगा, राइट? तो जैसा एडीएस अप्रोच देखा आपने, वैसा ही सेम टू सेम ऐसा ही अप्रोच है। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं डायग्राम तुम्हें दोनों का इकट्ठा बना के दिखाऊं, ध्यान से देखो, ठीक है? देखो जरा, अब आप अच्छे से समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये हो गया जीरो, एक साथ बना के दिखा रहा हूँ, एडीएस और एसआई, ये इनकम है, ठीक है? तो अंडर एडीएस अप्रोच एडीएस के बराबर आएगा, तो 45 डिग्री ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से बनाओ मेरे साथ साथ। देखो जितना इंगेज रहोगे ना उतना तुम्हें बेहतर समझ आएगा। देख रहे हो मैं हर एक चीज़ डीपली लिख रहा हूँ। और फिर आप बनाओगे सी, सॉरी सी नहीं, एडी, ये हो गया एडी। तो एडीएस यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। अब एक पॉइंट ध्यान से समझना, देखो कैसे बना रहा हूँ मैं, यहाँ से डॉट 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 लाइन लेके आओ, दो अलग अलग डायग्राम है, ठीक है? ये दो अलग अलग डायग्राम है। अब एस बी आई के बराबर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्लास ले लोगे आप, ये हो गया आई, है ना? ये हो गया आई, और आपको सेविंग्स बनाना है। बस आप ध्यान रखना, सेविंग्स जब भी आप बनाओगे तो इसी पॉइंट से गुजारना एस को, इस पॉइंट से, ठीक है? एस आई के बराबर है ना, इस पॉइंट से गुजारो, ठीक है? ये हो गया एस। देखो एस आई के बराबर है, ए डी ए एस के बराबर है, ये इक्विलिब्रियम इनकम है, ये इक्विलिब्रियम इनकम है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है।
ये दोनों डायग्राम आपने एक साथ बनाया, तो अगर ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 100 है तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना होगा, 100 होगा। ओके, तो जब आपको दोनों बनाना हो तो आप ऐसे दोनों बना सकते हो। ये वाई लिखना भूल गया हम, ये वाई लिखो, एडीएस एसआई, हाँ अब सारी चीज़ें क्लास हो चुकी हैं। ओके, तो ये कंप्लीट डायग्राम, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में बना लेना। ये है एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच, और आपने एक साथ भी बना के देख लिया। पेपर में एडीएस आएगा, एडीएस बनाना, एसआई आएगा, एसआई बनाना। अगर बोलता है दोनों का डायग्राम बनाओ, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँ आगे चल के, पहले चैप्टर सीख लो, तो आप दोनों का डायग्राम बना सकते हो। और एक मांगा है तो भी दोनों बना दोगे तो भी नंबर पूरे मिलेंगे। लिख लो। अच्छा, अगर एस आई के बराबर है तो इकॉनमी इक्विलिब्रियम में है। व्हाट हैपेंस इफ एस इज ग्रेटर देन आई? अगर सेविंग्स ज़्यादा है तो क्या होगा? आप प्रोडक्शन कम कर दो, लोग बचत ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कम कर दो, और लोग अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ा दो। सिंपल सा मीनिंग है। इट इम्प्लाइज दैट प्लान सेविंग्स इज ग्रेटर, सेविंग ज़्यादा है देन प्लान इन्वेस्टमेंट, सब चीज़ प्लान है, ठीक है। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में हो रहा है वो लोअर है, सरकार मतलब लोग खर्च नहीं कर रहे। ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो देश के अंदर होना चाहिए वो लोग कम कर रहे हैं, है ना। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय द प्लान आउटपुट? लोग इतना खर्च कर ही नहीं रहे। हम जितना सोच रहे हैं उतना लोग खर्च नहीं कर रहे, क्योंकि पैसा बचा रहे हैं। तो होगा क्या? सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड, कुछ माल नहीं बिकेगा, और उस माल को बेचने के लिए क्लास प्रोडक्शन क्या करेगा? कुछ माल नहीं बिक रहा है तो वो प्रोडक्शन कम कर देगा। नाउ प्लान लेसर आउटपुट, ताकि एस आई के बराबर हो जाए, तो वो प्रोडक्शन कम कर देगा। यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट भर के कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। इट इम्प्लाइज दैट प्लान सेविंग इज लेस देन द प्लान इन्वेस्टमेंट। आप देख रहे हो लिखना कैसे है, राइटिंग कैसे बनानी है। ये नोट्स मैं दे दूंगा आपको एसपीसीसी ऐप पे और टेलीग्राम पे। इट इम्प्लाइज दैट प्लान सेविंग इज लेस देन द प्लान इन्वेस्टमेंट। प्लान सेविंग्स जो है वो कम है प्लान इन्वेस्टमेंट से, इनटू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अकॉर्डिंगली ओवरऑल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड टर्न आउट टू बी ग्रेटर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय। थोड़े लैंग्वेज समझना क्या है। अकॉर्डिंगली ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय द प्लान आउटपुट। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय मतलब सेविंग्स, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से। हियर प्रोड्यूसर वुड सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। तो यहाँ प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है, अनफुलफिल्ड डिमांड, प्रोड्यूसर डिमांड ही पूरी नहीं कर पा रहा। तो इस सिचुएशन को इस सिचुएशन से उभरने के लिए, मैनेज करने के लिए वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तब तक प्रोडक्शन बढ़ाएगा जब तक कि एस आई के बराबर ना हो जाए। ओके, तो ये था क्लास एडीएएस और एसआई अप्रोच। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के समझ के आना। एडीएएस अप्रोच, एसआई अप्रोच, एडीएएस ज़्यादा होगा, दोनों में से कोई एक ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एसआई में से दोनों में से कोई एक ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एंड देन इसके बाद इसका डायग्राम, स्केड्यूल प्रॉपर तरीके से क्लास अच्छे से बना के स्केल पेंसिल से प्रैक्टिस करना। और यहाँ मिड चैप्टर पे लगभग आ चुके हैं, बाकी न्यूमेरिकल बहुत सारे करेंगे क्लास हम लोग, हर एक टाइप के न्यूमेरिकल, मतलब तुम्हें पूरा समझ आएगा बेहतरीन तरीके से, मेरी गारंटी है। बस अच्छे से सब पढ़ते जाओ। सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को शेयर करो अपने क्लासमेट में। कॉमर्स के बच्चों के लिए क्लास में बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो बस आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और आपके सपोर्ट से शायद मैं और मेहनत करूँ और आप सबको और अच्छे नंबर दिला सकूँ और हर एक बच्चे तक, गरीब बच्चे तक पहुँच सकूँ इस योद्धा बैच के थ्रू। बस मेरा एक ही मोटिव है कि आप सबके अच्छे नंबर आएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे पढ़ के याद करके आना। ओके, बाय।